बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। अपने चैनल रमज़ान लॉ एसोसिएट्स पे मैं हूं बैरिस्टर हारिस रमज़ान, एक नए एपिसोड के साथ। आज का टॉपिक जो हमने सेलेक्ट किया है वो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। पहले भी इस पे बात की है और आज का एक पर्सपेक्टिव, एक नया पर्सपेक्टिव है। एक नए हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर मंसूर मीर। इनका एक बड़ा वसी तजुर्बा है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को समझने का। इन्होंने अपना थोड़ा-सा, मैं इनका बैकग्राउंड आपको बताऊँ, इन्होंने अपना एलएलएम किया स्वानज़ी से, यूनाइटेड किंगडम से। उसके बाद वो सॉलिसिटर बने। फिर इन्होंने और मैंने इकट्ठे बारट लॉ किया लिंकन इन लंदन से। मंसूर मीर जो हैं वो कराची में प्रैक्टिस करते हैं और इन्होंने अब तक एक दिहाई से ज़्यादा अरसे में बेपनाह क्रिमिनल केसेस को बड़े करीब से देखा है और उन्होंने पूरे निज़ाम को समझते हैं, एक गहरी नज़र रखते हैं। और आज का जो हमारा कॉन्वर्सेशन है उसको थोड़ा-सा हमने यूनिक इसलिए बनाया क्योंकि नॉर्मली हमारे गेस्ट जो थे वो लाहौर से हेल करते थे या इसी जुरिसडिक्शन से थे, लेकिन आज सिंध का पर्सपेक्टिव हमारे सामने एक बड़ी बेहतरीन तरीके से आएगा। तो मंसूर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना टाइम निकाला और आपने हमें जॉइन किया। आपका क्रिमिनल जस्टिस व्यू का जो मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आपका क्या क्या वजह है कि ओवरऑल पाकिस्तान में भी ये चीज़ प्रॉब्लमैटिक है और सिंध में भी हमने कई केसेस रिसेंटली सुने हैं कि बड़ा ही स्लो या बड़ा ही कम कन्विक्शन रेट है और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ओवरऑल शदीद क्रिपल नजर आता है लोगों को इंसाफ देने में। इसकी क्या वजह है आपके आपके नजरिए में? जी मंसूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हारिस रमज़ान साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आपने जो ये सिलसिला शुरू किया है इट्स हाईली कमेंडेबल। इस तरह के काम और काविशें अगर यंग लॉयर्स हम लोग और हम हमारे यंगस्टर्स भी करते रहें तो जो लेमैन है उनके लिए बड़ा ये अफादियत ये चीज़ रखती है। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं आजकल, यूट्यूब का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। किसी को ज़रा सा भी कोई इशू हो वो सर्च करे और इस तरह की कोई ट्यूटोरियल या कोई ऐसी वीडियो उसके सामने आ जाए जिसमें ये तमाम चीज़ें एक्सप्लेन की गई हों फैमिली लॉ के हवाले से, क्रिमिनल लॉ के हवाले से, तो खासी हेल्प मिलती है। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, हारिस साहब, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक तो सिविल और जो प्रोसीजरल लॉ है ये तो आपने भी बार में हम तुम सब साथ थे उस वक्त भी देखा था। और यहाँ कराची के माशाल्लाह हमारे जो सीनियर वकला हैं जो सिविल प्रैक्टिस करते हैं, मैं क्रिमिनल के साथ साथ वो भी बता दूं आपको, उनकी बड़ी ये ख्वाहिश और कोशिश रही है और यहाँ के मुतअद्दिद जो चीफ जस्टिस साहिबान हमारे सिंध हाई कोर्ट के रहे हैं उनसे कंसल्टेशन करने के बाद उन्होंने कोशिश भी की है कि वाइट पेपर्स पब्लिश करके प्रोसीजरल लॉज को अपडेट किया जाए। इंग्लैंड में सिविल प्रोसीजर कोड 1908 डिसबैंड कर दिया गया 2000 में। वुल्फ रिफॉर्म्स के बाद उन्होंने सीपीआर सिविल प्रोसीजर रूल्स लेके आ गए जो अपडेटेड हैं, पूरी एक 100 साल सदी से भी आगे हो गया। हम अभी तक 1908 का सीपीसी यूज कर रहे हैं और 1898 का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यूज कर रहे हैं। पुलिस रूल्स हमारे डिप्लीटेड हैं, दकियानूसी किस्म के हैं, लेकिन ये बातें तो अपनी जगह मौजूद हैं और मुसम्मम है कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं प्रोसीजरल नॉर्म्स में। लेकिन जो बुनियादी बात है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का फ़ाल ना होना या डिलीवर ना करना, पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ, सिर्फ सिंध की या कराची की बात नहीं कर रहा, उसमें जनाब 2 चीज़ें मेन हैं जो मेरी नज़र में, जिनको बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है रिवैम्प करने की हंगामी बुनियादों पे। नंबर 1 इन्वेस्टिगेशन और नंबर 2 प्रोसिक्यूशन। देखिए, जज अगर आपको जज बना दूं, मैं जज बन के बैठ जाऊं, किसी को भी जज बना दिया जाए किसी क्रिमिनल केस में, अगर जज साहब को पता भी हो कि एक आदमी मुजरिम है, उसने जुर्म किया है, तो भी वो अपनी मर्जी से या अपनी ईमा पे सजा नहीं दे सकते जब तक उनके सामने सबूत और गवाह एविडेंस कंप्लीट ना हो। एविडेंस कलेक्ट करता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और उसके बाद प्रोसिक्यूट करता है प्रोसिक्यूटर। इन दोनों शोबों में बहुत इंतहा दर्जे का, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इंतहा दर्जे का फुकदान है कॉम्पिटेंस का, ट्रेनिंग का। और जो डिफेंस काउंसिल होता है उसमें और प्रोसिक्यूटर में जमीन और आसमान का फर्क होता है। तो डिफेंस काउंसिल एक आएगा और वो बड़े नोबल तरीकों से नए नए डिफेंसेस लेके, दूसरे सिविलाइज कंट्रीज में जाके आप देखिए तो वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट अटर्नीज होते हैं या प्रोसिक्यूटर्स होते हैं उनसे लोग कांपते हैं और कोशिश करते हैं कि जी फला अटर्नी या फला प्रोसिक्यूटर हमारे केस में ना आए वरना हमारा गारंटीड कन्विक्शन है। एक साइड तो ये है। दूसरी साइड ये है कि क्रिमिनल ट्रायल को
कराची में कुछ मॉडल कोर्ट्स ऐसी हैं जो जब ट्रायल टेकअप होता है तो उसको डे टू डे बेसिस पे चलाती हैं, चाहे 10 गवाह हो, 1 हो या 50 हो, और उसको वो विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम जजमेंट पास कर देते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि वही जज, वही कोर्ट अगर यही वाला ट्रायल अपने नॉर्मल कोर्स में चलाए जिसमें 6 महीने, साल, 1.5 साल भी लग जाता है, तो 99% चांसेस ये हैं कि वो अक्विटल की तरफ जाएगा। वजह क्या होती है? गवाह भूल जाएगा, गवाह आएगा नहीं, कोई पकड़ में नहीं आ रहा, 10 बातें और हो जाती हैं, लोग टूटते हैं, प्रेशर में आते हैं। लेकिन यही कोर्ट जब उसी ट्रायल को विद इन अ मंथ, मैक्सिमम 45 डेज में कंक्लूड करती है, तो 99% कन्विक्शन होती है। तो आप खुद सोचें, बड़ी एक बुनियादी सी बात है कि क्या जज साहब को उससे दुश्मनी तो नहीं? उनके सामने वो एविडेंस फ्रेश होता है और उस वक्त एज इट इज वो आ जाता है। जो अक्यूज्ड होते हैं, जो एक्चुअल मुजरिम, यहाँ पे जो जराइम पेशा लोग हैं, उनको चांसेस कम मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ द लैप्स ऑफ टाइम कि वो किसी तरह गवाहों को, उनकी फैमिलीज को प्रेशराइज कर सकें, और इस वजह से गवाह भी अंडर प्रेशर नहीं होते, आके गवाही दे के फारिग होकर चले जाते हैं। ये चीज है। लेकिन बुनियादी जो बात मैं पहले से कह रहा था कि अगर देखिए, एक इन्वेस्टिगेशन से शुरू करते हैं। आपने एफआईआर दर्ज करवाई, आप एक मजलूम हैं, और एफआईआर के बाद आईओ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपॉइंट कर दिया गया मुतल्लिका थाने से। उस आईओ के पास आपके केस के, आपकी एफआईआर के अलावा 25 और एफआईआर हैं। गाड़ी आमतौर पर आईओ के पास होती नहीं, शायद बाइक होती है। पुलिस वालों पे, बेचारों पे इल्जाम होता है कि लोगों से पैसे लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं, लेकिन वो भी मजबूर है। एक आईओ को चालान जमा कराना है विद इन 14 डेज। चालान इज अ चार्ज शीट, जो अगर हमारे आम जो ऑडियंस सुन रही है उनके लिए, कि वो एफआईआर के बाद, देखें एफआईआर है एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसपे इट सेट्स द बॉल इन मोशन, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है कि भाई एक इंसान ने दूसरे इंसान के खिलाफ इल्जाम लगाया है कि उसने फला जुर्म किया है, तो उस जुर्म की सेहत कितनी है, उसके पीछे इन्वेस्टिगेशन करके वो एविडेंस कलेक्ट करता है कि अगर एविडेंस इनफ है, सफिशिएंट एविडेंस है, तो फिर वो उसको चार्ज शीट पेश करेगा जो मुताल्लिका ट्रायल कोर्ट, और फिर मैटर ट्रायल पे जाएगा। फिर कोर्ट्स को ट्रायल करके देखती है कि एविडेंस उसके सामने रखते हैं, अगर एविडेंस इतना स्ट्रांग हुआ तो उसको कन्विक्शन होती है, वरना अक्विटल। हमारे यहाँ अक्विटल होता है ज्यादातर। वजह यही है कि या तो एविडेंस की कलेक्शन में वो पूरा नहीं कर पाते, अगर वो एविडेंस जैसी भी टेढ़ी मेढ़ी टूटी फूटी कलेक्ट करके आगे देते हैं, तो प्रोसिक्यूटर साहिबान हमारे जो हैं वो इतने ज्यादा कॉम्पिटेंट नहीं होते। आमतौर पे बहुत अच्छे अच्छे भी हैं, लेकिन जनरली ऐसे होते हैं कि वो नो ऑब्जेक्शन कर देते हैं, तो ज्यादातर प्रोसिक्यूटर का काम भी जज साहिबान को करना पड़ता है। सो एनीवे, कमिंग टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसको ना तो लॉजिस्टिक सपोर्ट इतनी है कि वो एक वक्त में 20-25 केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सके, ना उसकी अपनी पर्सनल कॉम्पिटेंस ऐसी है, ना उसकी ट्रेनिंग ऐसी है। ज्यादातर हमारे जो पुलिस वाले हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर साहिबान हैं, वो रैंकर्स होते हैं, वो कोई सीएसपी ऑफिसर या ये गेजेटेड ऑफिसर्स नहीं होते, वो नीचे से ऊपर आए होते हैं, सिपाही या हवलदार भर्ती होके या एएसआई भर्ती होके मोस्टली। तो एएसआई, सब इंस्पेक्टर्स जो हैं, इस रैंक के ऑफिसर ज्यादातर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। इनकी ज्यादातर ट्रेनिंग होती है ऑन जॉब। आहिस्ता आहिस्ता इनको 1 केस, 2 केस, 20 केस, 50 केस करके इन्वेस्टिगेट करके पता चलता है, अच्छा यूं होता है, यूं होता है, यूं होता है। बनिस्बत इसके दूसरे ममालिक में, फॉरेन कंट्रीज में अगर देखा जाए, तो वहाँ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स या जो जो क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उनकी बाकायदा क्रिमिनोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, फोरेंसिक्स में बैलिस्टिक्स में। ट्रेनिंग होती है, डिग्रीज होती हैं। एग्जैक्टली तो उसको वो बरुए कार लाके, अच्छा वो इस किस्म के लोग बिल्कुल पिन पॉइंट प्रिसिशन के साथ सीधा जुर्म की नौयत के हिसाब से इन्वेस्टिगेट करते हैं। जहां फिंगरप्रिंट्स की जरूरत है वहां फिंगरप्रिंट्स लेंगे, जहां फिंगरप्रिंट्स की जरूरत नहीं है वहां इस किस्म की बेवकूफी की कोई ना गुंजाइश है ना जरूरत। तो ये चीजें पहले से अगर ट्रेनिंग वालों को, अच्छा पुलिस वाले बहुत अच्छे भी हो जाते हैं, बड़े मंझ जाते हैं, लेकिन उस टाइम में इसमें 20-25 साल की सर्विस लगती है। तो कमिंग बैक, एक पुलिस वाले से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि विद इन 14 डेज वो 10 या 20 केसेस जो उसको एलोकेट हुए हैं उनकी वो इन्वेस्टिगेशन करके एक मुकम्मल रिपोर्ट कोर्ट में जमा कराए। अच्छा इसमें होता क्या है, एक पुलिस वाले को पता है मर्डर हुआ है, उसमें 161 सीआरपीसी हमारा प्रोविजन है जिसमें पुलिस स्टेटमेंट लेती है अब उसके विटनेसेस के। अब एक आईओ के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पहले जाए कराची के एक कोने पे और विटनेस को चेज अप करे, हो सकता है विटनेस उस वक्त अवेलेबल है, नहीं है, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके उससे साइन ले, फिर जाए दूसरे कोने में, फिर जाए तीसरे कोने में, और ये एक केस है, इस तरह 10 केसेस होते हैं। तो वो थाने में बैठ के विटनेस स्टेटमेंट बनाते हैं और खुद ही साइन करते हैं जनरली, या कहीं विटनेस अगर मिल जाए, हाथ आ जाए, तो उससे साइन करवा के स्टेटमेंट उनका अपना बनाया हुआ होता है। अब ये एक साइड प्रोसिक्यूशन की है, सॉरी इन्वेस्टिगेशन की। प्रोसिक्यूशन पे आ जाइए। प्रोसिक्यूशन पे जब मामला आता है तो अदालत में जो प्रोसिक्यूटर साहिबान है
अगर वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट हो भी, तब भी उनके पास एविडेंस या मटेरियल जो अवेलेबल है जिससे वो प्रोसिक्यूट करें, वो बड़ा फॉल्टी होता है। तो इस वजह से ज्यादातर जज साहब चाहते हुए भी, समझते हुए भी वो फैसला नहीं दे पाते जो उनका जमीर भी कहता है और कानून की आवाज भी यही कहती है, और इस तरह मुजरिम बच जाते हैं। और जो बेचारे कंप्लेनेंट हैं, जिनका कोई करीबी अजीज मारा गया, किसी की बच्ची का रेप हुआ, ऐसे केसेस मैंने खुद डील किए हैं। एक ब्लाइंड मर्डर, ब्लाइंड रेप केस, 6 साल की बच्ची को किसी ने अगवा किया, नोबडी नोज, और रेप करके उसकी लाश कहीं पड़ी मिली। वो बाप इंसाफ के लिए पिछले 8 साल से दर बदर धक्के खा रहा है। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर कटवाई बड़े बासर थे, उन्होंने एक सबसे जो भी किया, साहब ने क्या किया, जो ब्लाइंड मर्डर केस उसमें उन्होंने 19 अक्यूज उसमें ले लिया एफआईआर में। अब ये हमारे यहाँ आम जो लेमैन है उनको इसका शायद अंदाजा नहीं है। हमारी कौम, हमारे जो आम आदमी है वो ये समझता है जनाब कि जितने ज्यादा लोगों को मैं एफआईआर में नॉमिनेट करूंगा उतना मेरा बड़ा मजबूत और बड़ी कोई मैं तबाही या तूफान टाइप की एफआईआर होगी। ऐसा है नहीं। यहाँ पे जितने कम लोग होंगे उतनी एफआईआर मजबूत होती है, जितने ज्यादा होंगे उसका इफेक्ट डाइल्यूट हो जाता है, और जो डिफेंस काउंसिल है उसको बहुत इजी प्ले मिलता है कि जी इसने किया था, उसने किया था, उसने किया था। ये चंद बुनियादी बातें हैं जिनकी बड़ी अशद इस वक्त जरूरत है कि उनको देखा जाए, उस पर गौर किया जाए। और कई लोगों ने किया भी है, साहबान ने भी इसमें लिया है, मिनिस्ट्रीज ने भी लिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक इस पे कोई काबिल जिक्र काम नहीं हो सका। जी। अच्छा मंसूर, आपने मेरा मंसूर साहब ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है, और मुझे तो सुनने का खुद भी बड़ा बड़ा मजा आया देखने का, क्योंकि एक शख्स जिसकी कमांड होती है एक सिस्टम पे, वही इतनी मुफस्सल तरीके से एक चीज को एक्सप्लेन कर सकता है। मेरे अब आपसे दो सवाल हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि आपने बड़ा बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया कि एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए क्या मुश्किलात होती हैं और किस किस वजह से वो बेहतर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाता। पहला पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपने प्रोसिक्यूटर्स के रोल को आपने थोड़ा सा उसके ऊपर आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। मेरा सवाल ये है कि बहुत सारा पैसा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में पुलिस को भी दिया जाता है, और हमारे जुडिशियल निज़ाम में जस्टिस की पूरा एक जो सिलसिला चलता है जिसमें हमारे नेशनल जुडिशियल एक हमारी हमारा इंस्टीट्यूट है इस्लामाबाद, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अंडर काम करता है। उसके बाद बेतहाशा फंड्स हैं, वो प्रोविंसेस में जाते हैं, प्रोविंसेस खुद बहुत फंडिंग करती हैं, और इन इन तमाम एरियाज के अंदर पैसा हमेशा मौजूद रहा है। आपके ख्याल में क्या वजह है कि एक आईओ के ऊपर इस कदर बोझ होता है, और ये बात बिल्कुल जेन्युइन है कि अगर आप उसको सहूलत ही नहीं देंगे तो आप उसे रिजल्ट क्या लेंगे। इसी तरह प्रोसिक्यूटर्स का रोल भी इतना पुअर क्यों है, क्योंकि जब हम इसको कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं तो दुनिया में आपने जिस तरह कहा और हमने भी देखा कि बड़े स्ट्रॉन्ग प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, फायर के वकील होते हैं जो कि लगाए जाते हैं एज प्रोसिक्यूटर्स, और वो इंश्योर करते हैं कि केसेस में कन्विक्शंस हों, और कन्विक्शंस होती हैं। क्या आपके राय, इन सवालात के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए जनाब, पुलिस का मैं पहले लूंगा। देखिए पुलिस मेरे ही तो यूँ समझ लीजिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है पुलिस वालों के लिए, क्योंकि हमारी पुलिस इतनी बुरी नहीं है जितनी वो बदनाम है। हमारी पुलिस बहुत सारे मुल्कों की पुलिस से कहीं ज्यादा अच्छी, और इन लिमिटेड वसाइल में काम करते हुए कहीं ज्यादा डिलीवर करते हैं। वो अगर कोई दूसरे मुल्क की पुलिस या कोई भी इदारा हो, वो शायद इतने कम वसाइल में इतना डिलीवर ना कर सके। सबसे पहली बात आप ये देखिए, हमारा जो नॉट ओनली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, हमारा ओवरऑल जो अपना कोर्ट्स का निज़ाम है, इंसाफ की फराहमी का, प्रोविजन ऑफ जस्टिस, वो इंतहा दर्जे से ज्यादा ओवरबर्डन्ड है। उसकी वजह है फ्रिवलस लिटिगेशन। सिविल केसेस भी फ्रिवलस फाइल होते हैं, क्रिमिनल केसेस भी, एफआईआर भी फ्रिवलस लॉज होती हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी, हर प्रैक्टिसिंग वकील जानता है। जिसको किसी को उठवाना है, एफआईआर लॉज करानी है, गलत फैब्रिकेटेड एफआईआर या तो लॉज करवाते हैं, या ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग एफआईआर होती है अननोन पर्संस के खिलाफ, उसमें नॉमिनेट करवाते हैं किसी को। इस तरह की लिटिगेशन जब होगी, ओवरबर्डन, एक्चुअल क्राइम नहीं है, पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए मैंने उसने उसके खिलाफ एफआईआर कटवा दी, एंड यू आर सेटिंग द बॉल इन मोशन। अब एफआईआर जब कट गई है तो आईओ बाउंड है, थाना बाउंड है कि उस पर कोई ना कोई कार्रवाई करके कोर्ट के सामने रिपोर्ट पेश करे। उनकी नौकरी का सवाल होता है। एक तो ये चीज है कि फ्रिवलस लिटिगेशन को कम किया जाए। वो कैसे किया जाए, मैं 1 मिनट में उसकी तरफ भी आता हूँ। दूसरा फैक्टर एक और है जो आमतौर पे वो लोग कहने से एतराज करते हैं, उससे गुरेज करते हैं। वो ये है जनाब के सिंध में
पुलिस का एक बहुत बड़ा चंक, मैं आई डू नॉट हैव एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स, लेकिन किसी जो मिजाज इदारा या किसी ऑफिसर से अगर पूछा जाए तो आपको सही बता सकता है। मेरा अंदाजा है 25 से 40% जो पुलिस की नफरी है वो प्रोटोकॉल की ड्यूटीज में लगी हुई है। हो सकता है ज्यादा भी हो। आपने जिन जो पुलिस के डिपार्टमेंट में जितने एम्प्लॉयज को एंगेज किया हुआ है, उनको नौकरी दी हुई है, 25 से 40% वो तो मिनिस्टर साहिबान, सेक्रेटरी साहिबान इसकी ड्यूटी उसकी ड्यूटी कर रहे हैं, वो पुलिसिंग नहीं कर रहे, वो सिक्योरिटी गार्ड बने हुए हैं। तो अब आपके पास एक तो ये है कि जो अवेलेबल पूल है पुलिस वालों का वो वैसे ही शॉर्ट हो गया, नंबर वन। नंबर टू, जो अवेलेबल पूल है अगेन उसमें कॉम्पिटेंस और फिर वही है कि ओवरबर्डन बाय द बल्क ऑफ वर्क। उसका तरीका ये है, वही जो मैंने पहले कहा था, मैं वापस आता हूँ कि आप जो फ्रिवलेस लिटिगेशन को कट करने का बड़ा सीधा सा तरीका है। हम अक्सर वकला आपस में बैठ के जब फ्रस्ट्रेट होते सिविल लिटिगेशन में, जी जी। सिविल प्रोसीजर कोड में, हालांकि 1908 का, उसमें भी प्रोविजन है कि कॉस्ट्स विल फॉलो द इवेंट। अगर मैंने किसी पे गलत केस फाइल किया तो ना सिर्फ मैं उस आदमी की कॉस्ट दूंगा, मेरा क्लाइंट, बल्कि उसके वकील की भी कॉस्ट दूंगा। अगर ये हर केस में अदालतें जब जजमेंट पास करती हैं तो कॉस्ट इम्पोज करें, और स्पेशली जहां उनको नजर आया कि वाकई गलत केस फाइल हुआ, पेनल्टी भी लगाएं, सिर्फ कॉस्ट ना दें, उसको पेनलाइज भी करें, डैमेजेस भी लगाएं उस पर, तो 40% लिटिगेशन सिविल साइड पे आपकी आउट हो जाएगी। क्योंकि अगर मेरा कोई क्लाइंट आता है और गलत केस लेके आता है तो मैं बहैसियत वकील उसको पहले बता दूंगा कि भाई साहब आपका केस गलत है, और अगर आप हारे तो मेरी फीस तो मैंने आपसे ले लेनी है, दूसरे की साइड के वकील की केस कॉस्ट भी आप देंगे और उस पार्टी को भी कॉस्ट आप देंगे। तो ये हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होता। अगर कॉस्ट लगती भी है तो 10,000 5,000 इज नॉट इवन पीनट्स। एक वो तो बड़ी मतलब शर्मनाक सी बात होती है, 10,000 5,000 आजकल क्या होता है। एनीवे अगर आप लाखों रुपए की कॉस्ट लगाएं, देखें दुबई में, दूसरे ममालिक में ट्रैफिक वायलेशन क्यों नहीं होता, वहां चालान करते हैं और कॉस्ट इम्पोज करते हैं, 10,000 फाइन करते हैं। तो फाइन लगेगा और आपको पता होगा कि फाइन लगना है, तो किसी की मजाल नहीं है कि वो उससे जरा भी चूं या चां करे। इसी तरह क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अगर किसी ने फॉल्स फैब्रिकेटेड एफआईआर, किसी की एफआईआर लॉन्च होती है और इन्वेस्टिगेशन में आता है कि देयर इज नॉट इनफ एविडेंस, तो आप काउंटर एफआईआर उसके खिलाफ लॉन्च करें। उसको हमारी जुबान में बी क्लास कहते हैं, चालान बी क्लास में आ गया जी कि झूठी एफआईआर थी, या उसको पिनलाइज करें इस चीज को कट डाउन करने के लिए, ताकि सिवाय सही जो वकूए हैं, जो एक्चुअल जेन्युइन क्राइम्स हैं, उनके अलावा कोई एफआईआर कटाने की जरूरत करने से पहले 10 बार सोचे। हमारे यहाँ वो चेक्स एंड बैलेंसेस टोटली आउट हो चुके हैं, कोई इनको प्रैक्टिस नहीं करता, और वजह बहुत सारी हैं क्यों। एफआईआर का जो टूल है एक दूसरे के खिलाफ कटवाने का, सबसे ज्यादा हमारे पॉलिटिशियंस यूज करते हैं, हमारे बासर अफराद यूज करते हैं। गरीब तो बेचारा पिसता है, मेन इसको एक समझ लें घर की लौंडी बना दिया कानून को इन बड़े लोगों ने। तो जब तक सिस्टम को इन चीजों को सही नहीं करेंगे, अगर ये सिस्टम सही हो जाए तो आईओ के पास केसेस कम होंगे, जेन्युइन जो केसेस है उनको हो सकता है वो बेहतर तौर पे इन्वेस्टिगेट कर पाए, जजेस के पास वर्कलोड कम होगा, वो एक एक केस को माइन्यूटली उसको अटेंशन दे सकेंगे, उसका एविडेंस सही, उसको टाइम भी मिलेगा। तो ये सारी बातें हैं, बहुत सारे देयर इज अ नंबर ऑफ फैक्टर्स व्हिच नीड नॉट जस्ट अ सिंगल फैक्टर। तो ये है सिलसिला। दूसरा मेरा पॉइंट था प्रोसिक्यूशन का, और वैसे भी मंसूर साहब हम वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, तो एक 1.5 मिनट में अगर आप प्रोसिक्यूशन के साइड के ऊपर भी अपना थोड़ा सा जरा पॉइंट ऑफ व्यू दें कि क्या बेहतरी हो सकती है और क्यों कर वो बेहतर नहीं हो पा रहे, और फिर हम इसको वाइंड अप करें सेशन को। सर प्रोसिक्यूशन का तो जहां तक मेरा अंदाजा, देखे मैंने किसी प्रोसिक्यूटर से डायरेक्टली कभी इस किस्म की ना बात की ना सवाल किया, जो उनको देख के मैंने सीखा है अब तक कि उनमें क्या कोई शॉर्टकमिंग है, फ्लॉज है। मेरा अंदाजा ये है कि बहुत शदीद फुकदान है ट्रेनिंग का। प्रोसिक्यूटर जब अपना विटनेस लेके आता है, पीडब्ल्यू प्रोसिक्यूशन विटनेसेस कहते हैं, उनको वो सही से बताता नहीं है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, और उनको ये ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि वो अपने विटनेसेस को इस तरह तैयार करें कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन में टूटे ना। और खैर अगेन बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि विटनेस ही झूठा होता है, विटनेस झूठा होता है तो वो आगे आके टूटेगा। लेकिन ये है कि प्रोसिक्यूटर्स को मेन चीज एविडेंस है, एविडेंस कोर्ट के सामने वो किसी तरह ले आए, और एविडेंस में उनको बहुत ज्यादा ताक, महारत हासिल करने की जरूरत है। जो प्राइवेट काउंसिल होता है, डिफेंस काउंसिल, वो अच्छी मोटी तगड़ी फीस लेता है, तो उसके लिए बड़ा अच्छा इंसेंटिव है कि वो मेहनत भी करेगा, ढूंढेगा, कानून की बुक्स में रिसर्च भी करेगा, सब कुछ करके अपने क्लाइंट के लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकाल के लाएगा। आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। एक अक्यूज का पूरा राइट है कि उसको डिफेंस अच्छा मिले,
लेकिन साथ साथ ये एक प्रोसिक्यूटर और एक जो कंप्लेनेंट है उसका भी राइट है कि उसका केस प्रॉपर्ली प्रोसिक्यूट किया जाए। इसी यही वजह है कि पाकिस्तान में जो जरा भी बाअसर या पैसे वाला कंप्लेनेंट होता है वो एफआईआर के साथ साथ प्राइवेट कंप्लेंट भी फाइल करता है। इसका शायद आपको अंदाजा हो कि एफआईआर तो होती है स्टेट केस। एफआईआर जब आप लॉन्च करेंगे तो स्टेट इज द प्रोसिक्यूशन, स्टेट विल प्रोसिक्यूट द केस, यू विल नॉट डू एनीथिंग प्राइवेटली। इस तो तरह वो का प्राइवेट कंप्लेंट करता है उसको इस्तगासा, आप पंजाब में इस्तगासा कहते हैं, हमारा प्राइवेट कंप्लेंट के थ्रू वो यही करता है कि भाई मुझे अंदाजा है कि यहाँ बड़ी शॉर्टकमिंग्स हैं, या ये प्रेशर में आएगा या बिक जाएगा या काम पूरा नहीं कर पाएगा, इसीलिए मैं अपना जाती केस अपने बेटे का, भाई का, बाप का मैं खुद जाती तौर पे करूंगा। उसमें वो कभी कभी कामयाब भी हो जाते हैं। ये प्रोसिक्यूशन साइड को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग और मेन चीज इंसेंटिवाइज करें उनको, उनकी जॉब्स हाईली कंपेटिटिव करें, थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन करें, उनकी सैलरी इस स्केल की करें कि बैरिस्टर्स वहां जाएं। कोई बैरिस्टर ना आप जाएंगे, ना मैं जाऊंगा, ना हमारा कोई कोलीग जाके प्रोसिक्यूटर बनना पसंद करेगा, अनलेस ये कि उसको हाई कोर्ट में प्रोसिक्यूटर जनरल की पोस्ट में या उसके ऑफिस में कहीं लगाया जाए। अगेन वो ट्रायल कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट इज एन अपेलेट कोर्ट। ये सारा काम जो खराब होता है कन्विक्शन ना होने की वजह, वो सब ट्रायल कोर्ट स्टेज पे होता है। जब मामला हाई कोर्ट में जाता है तब तक वो काम खराब हो चुका होता है, मुर्दे गड़ चुके होते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। मंसूर साहब, ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और माशाल्लाह आपकी जितनी कमांड है, आई थिंक हमारी ऑडियंस और चाहेगी आपसे सुनना और इस एरिया में फर्दर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा टाइम हमें मजीद दें, एक दो सेशंस मैं चाहूंगा आपके साथ मजीद रिकॉर्ड करना, कि जिनके अंदर हम एक्चुअली एक आम इंसान को क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग दें और उनको इतना एम्पावर करेंगे कल को जब वो किसी मसले में फंसते हैं तो उनको बेसिक समझ होनी चाहिए। ये एक मेरा ख्याल है आपकी और मेरी तरफ से एक सदका जारिया भी है और एक कोशिश होगी कि अवाम नास की कोई बेहतरी की जाए। तो अगर आप टाइम देंगे तो आई विल बी वेरी ऑनर्ड। नहीं, आई वुड लव टू, इंशाल्लाह ताला। आपका बहुत नहीं, शुक्रिया बिल्कुल आज बिल्कुल, आज थैंक यू सो मच। मैं बल्कि ये तो बड़ी अच्छी बात। जी 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 सॉरी नहीं नहीं, बस ठीक है, आप कंक्लूड जी कीजिए जी मैं प्लीज। बस अर्ज कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह इसको हम फर्दर आगे लेके चलेंगे। आज का प्रोग्राम को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम निकाला और आपने हमें टाइम दिया, और अगले सेशंस के लिए भी इंशाल्लाह आई लुक फॉरवर्ड कि हम इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे। थैंक यू वंस अगेन जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर ऑन द फोरम। थैंक यू। थैंक यू।